स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का भाग 1 का पाठ 1 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। दुख का अधिकार एक कहानी है बच्चों, जो कि यशपाल जी ने लिखी है। ठीक है, यशपाल जी हमें इस कहानी के माध्यम से पूरे देश भर में बल्कि दुनिया में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताते हैं। ठीक है, कि वो हमें बताते हैं कि दुनिया में कितना ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग ऊंच नीच को लेकर एक दूसरे में कितना ज़्यादा भेदभाव करते हैं। और वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखें, ठीक है, समाज की किसी भी श्रेणी से संबंध रखें, लेकिन दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। और वो इस कहानी में हमें धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी बताते हैं। उसे हमें वो पूरी गहराई से दिखाते हैं कि धनी लोग किस प्रकार से निर्धन लोगों पर अमानवीय व्यवहार करते हैं उनके साथ, और गरीबों की मजबूरी को भी उन्होंने इसमें बताया है कि गरीब व्यक्ति किस प्रकार से मजबूर रहता है हर क्षण। ठीक है, इसमें इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें ये भी बताया है कि दुख मनाने का भी अधिकार होता है। इस समाज में जो गरीब व्यक्ति हैं वो ऐसे अभागे हैं, वो इतने अभागे हैं कि उनको दुख तक मनाने का समय नहीं मिलता, उन्हें दुख तक मनाने का अधिकार नहीं है। अर्थात ऐसे अभागे लोग भी हैं जिनके ऊपर कुछ विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाता है, तो वो उसको भी सही प्रकार से मना नहीं सकते, उनको उसके लिए भी समय नहीं मिल पाता, उनकी मजबूरियां और काम उनके आड़े आ जाते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से अभागे लोग हैं और किस प्रकार से उनकी मजबूरियां उनको मजबूर करती हैं और उनको दुख तक मनाने का अधिकार नहीं देती। तो आइए इस कहानी को शुरू करें। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हाँ, यहाँ पर यशपाल जी क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि मनुष्यों की पोशाकें, उनके वस्त्र, ठीक है, कि उन्होंने किस प्रकार की पोशाक पहनी है, उसी से वे विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, जो जितनी अच्छी पोशाक पहनता है वो उतने ही अमीर वर्ग का है, और जो जितनी ही खराब पोशाक पहनता है, फटे पुराने वस्त्र पहनता है, मतलब वो उतना ही गरीब है। ठीक है, और पोशाक ही है जो समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है करती है कि जो व्यक्ति अच्छी पोशाक नहीं पहनता उसको समाज में बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो गरीब श्रेणी से है, जो गरीब वर्ग का है, उसको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। ठीक है, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। हाँ, पोशाक ही है, यदि हमने अच्छी पोशाक पहनी है तो बहुत सारे बंद दरवाजे भी हमारे लिए खुल जाते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। हाँ, कि कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि जब हम झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, मतलब एहसास करना चाहते हैं कि जो निचली श्रेणियां हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वे किस प्रकार से मजबूर हैं। ठीक है, कौन कौन सी बाधाओं का, मुश्किलों का सामना करते हैं, कौन सी मजबूरियां उनके जीवन में आती है, ये अगर हम समझना चाहते हैं तो, लेकिन जो हमारी पोशाक है वही बंधन और अड़चन बन जाती है। हम अपनी पोशाक को देख कर के हम तो इस श्रेणी से संबंध रखते हैं, हम ऊंची श्रेणी से संबंध रखते हैं, तो हम रुक जाते हैं और झुककर उनसे
उनकी मजबूरी को, उनके दुख को पूछना तक उचित नहीं समझते। ठीक है, जिस प्रकार से वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। हाँ, यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जैसे वायु की लहरें होती हैं, वो कटी हुई पतंग को एकदम से भूमि पर नहीं गिरने देती। आपने देखा होगा कि पतंग जब कट जाती है तो वो इधर उधर लहराती रहती है, हिलती डुलती रहती है और धीरे धीरे आकर जमीन पर गिरती है, एकदम से नहीं गिरती। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी पोशाक है वो भी हमें झुककर निचली श्रेणियों से उनके दुख का हाल नहीं पूछने देती, वो बाधा बन जाती है और हमें रोक देती है। आगे लेखक एक किस्सा बता रहे हैं। वे कह रहे हैं, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे कि कुछ खरबूजे ऐसे तो डलिया में मतलब टोकरी में रखे थे और कुछ जमीन पर, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो बिक्री के लिए रखे हों। ठीक है, और पास में ही एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र की मतलब मध्यम आयु की औरत, कि जो 45 से 65 वर्ष की आयु होती है उसको बोलेंगे अधेड़ उम्र की। ठीक है, कि जो ना ही बहुत वृद्ध हो और ना ही बहुत युवा हो, उससे हम अधेड़ उम्र कहेंगे, जो बीच की आयु हो। ठीक है, कि 45 से 65 वर्ष की आयु के बीच। तो ऐसी एक महिला बैठी, एक औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। हाँ, कि खरबूजे बेचने के लिए तो रखे हुए थे, लेकिन उसे कोई खरीदता ही कैसे, क्योंकि जो खरबूजे बेचने वाली थी वो, आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है कि जो खरबूजे बेचने वाली है वो अपना मुंह छिपाकर, घुटनों में सर दबाकर ऐसे बैठी हुई है, आंखें बंद करके, और वो फफक फफक कर रो रही है, इस चित्र में जैसा कि दर्शाया गया है। ठीक है, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे, मतलब नफरत के तरीके से देख रहे थे उसे, और उसके बारे में कुछ कुछ बातें कर रहे थे। वो क्या देखें, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, कि मतलब एक दुख की सी भावना आई लेखक को। ठीक है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, कि किस तरीके से जाना जाए कि वो क्यों रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। हाँ, लेखक को लगा कि एक खरबूजे बेचने वाले के साथ में अगर बैठ के और उससे ही उसके दुख का कारण पूछूं तो बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि लेखक एक उच्च श्रेणी का था और उसने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, तो वो खरबूजे बेचने वाली जो कि गरीब श्रेणी की है, ठीक है, निम्न श्रेणी की है, उसके साथ कैसे बैठ सकता था। तो उसकी पोशाक ही व्यवधान मतलब बाधा बन गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए, कि मतलब उस औरत की तरफ घृणा से देखता है और एक तरफ थूकता है, और उसने कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया, हया मतलब होता है शर्म, और बेहया मतलब कि जिसमें कोई शर्म ही ना हो। तो एक आदमी घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहता है कि क्या जमाना आ गया कि उसके जवान लड़के को मरे पूरा दिन ही नहीं हुआ, कि 24 घंटे भी नहीं हुए, और ये इतनी बेशर्म है कि दुकान लगा के बैठ गई। मतलब इसको कोई दुख ही नहीं है क्या जवान बेटे के मरने का, ऐसा एक आदमी कहता है। ठीक है, दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। ठीक है, कोई ऐसे कह रहा है इसके बारे में कि इसकी मतलब नीयत खराब है, इसका मतलब इसे पैसे का लालच है, जो वो खरबूजे बेचने आ गई। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली, मतलब माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर
जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। हाँ, कि कहने का मतलब ये तो रोटी के टुकड़े के लिए कुछ भी कर देते हैं। एक व्यक्ति सामने के फुटपाथ पर खड़ा हुआ है, उसके बारे में ऐसे कह रहा है, मतलब बिना कुछ जाने गलत गलत कह रहा है। वो कह रहा है कि ये रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, कि मतलब इनको तो रोटी मिल जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई रिश्ता कुछ महत्व नहीं रखता, ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। कि मतलब दूसरे के अंदर जो आस्तिक विश्वास है उसका तो ख्याल करना चाहिए। मतलब अपने आप ही किसी स्त्री के बारे में बिना उसके दुख का कारण जाने और बिना यह जाने कि वो क्यों दुकान लगाकर बैठी है, उसके बारे में लोग बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। ठीक है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा, लेखक ने जब पास पड़ोस की दुकानों से पूछा तो पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था, 23 साल का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। ठीक है। कचियारी क्या होता है? खेतों में फल सब्जी उगाना, ये काम करता है। कि 1.5 बीघा एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर शहर के पास में वो कचियारी करता था, मतलब फल सब्जियां आदि उगाता था और उसी को फिर बेचकर उसी से परिवार का निर्वाह करता था। ठीक है, जीवन चलाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। ठीक है, कि वो खरबूजे जो उगते थे वो एक डलिया, एक टोकरी में डालकर बाजार में पहुंचा देता था और कभी खुद बेचने के लिए बैठ जाता था, तो कभी कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परसों के दिन, कोई बता रहा है लेखक को कि परसों सुबह क्या हुआ कि मुंह अंधेरे, मतलब जब सुबह के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तब बेलों में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था लड़का, निकाल रहा था। तो गीली मेड़ की, जो गीली मिट्टी की जो तरावट थी, उसमें के वहाँ विश्राम करते हुए तो थोड़ी देर आराम करने लगा तो एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और उसने उसको डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ठीक है, माँ बावली सी हो गई, परेशान हो गई, दुखी हो गई कि ये लड़के को क्या हो गया, क्योंकि उसका इकलौता बेटा ही था। ठीक है, और तो वो ओझा को बुला लाई जो झाड़ फूक करते हैं। ठीक है, तो फिर झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा की गई उसके बाद में। ठीक है, और पूजा के लिए फिर उसको दान दक्षिणा भी चाहिए, कि पूजा करवानी है तो ओझा दान दक्षिणा भी मांगेगा। ठीक है, घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। हाँ, कि घर में जितना भी अनाज और आटा वगैरह था वो सब कुछ दान दक्षिणा में दे दिया गया, क्योंकि बहुत गरीब थे, थोड़ा बहुत ही था उनके पास। ठीक है, और वो भी सब दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। हाँ, भगवाना कौन है? वो उस लड़के का नाम था जिसका सांप ने डस लिया था, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी। ठीक है, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उससे लिपट लिपट कर खूब रोए, लेकिन जब वो एक बार चुप हो गया, कहने का मतलब सांप के डसने पर जो बेहोश हो गया, फिर वो न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, मतलब उसकी अब मृत्यु ही हो गई थी। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना ही क्यों न बिक जाए। हाँ, अब क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए नया कपड़ा भी लाना था जो उसे पहनाना पड़ता है। तो बजाज की दुकान, वहीं पर एक दुकान होगी जिससे कपड़े मिलते थे, उससे नया कपड़ा लाना था उसके लिए।
जिसके लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उन्हें वो लाना ज़रूरी था, भले ही माँ के छन्नी कंकना मतलब चूड़ी कंगन वगैरह बिक जाएं, लेकिन वो करना ज़रूरी था, जैसा कि समाज में माना जाता है। भगवाना परलोक चला गया मतलब ईश्वर के घर चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। चूनी भूसी मतलब रूखी सूखी, ठीक है, कि जो भी रूखा सूखा मतलब थोड़ा बहुत अनाज था वो सब भी उसे विदा करने में चला गया, कि जो भी उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, अनाज था, मतलब रूखा सूखा जो भी था वो सब भी उसको विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। हाँ, जो उसके बच्चे थे, लड़के थे, वो सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे। उन्हें क्या पता उनका बाप नहीं रहा, उन्हें तो भूख लग रही है, बच्चे हैं तो वो भूख से रोने लगे, ठीक है। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब और कुछ था नहीं, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, ठीक है। बहू को भी तेज बुखार हो गया दुख के कारण और भूख के कारण, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई और उसे पता था घर में कुछ नहीं रहा, तो दुख से उसे बुखार हो गया और उसका बदन जो था वो तवे की तरह तप रहा था, बहुत गर्म हो रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। हाँ, जब सबको पता था कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है बुढ़िया के, तो उसको दुवन्नी चुवन्नी मतलब कोई छोटा मोटा भी थोड़ा बहुत भी उधार नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कोई चुकाने वाला है नहीं, तो अब तो उसको कोई उधार भी नहीं देगा। तो वो क्या करती, कुछ भी उनके पास में घर चलाने के लिए नहीं बचा था। तो आखिरकार क्या करना पड़ा, बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। हाँ, आंसू पोंछती रही, और जो भगवाना ने अपनी मृत्यु से पहले जो खरबूजे इकट्ठे किए थे, बटोरे थे, वो सारे समेट कर उसने डलिया में रखे, टोकरी में रखे, और उन्हें बाजार की ओर बेचने के लिए चली गई। उसके पास और कोई चारा नहीं था और कोई उपाय नहीं था, ठीक है। बढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, सॉरी, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। हाँ, बुढ़िया ये हिम्मत करके तो आई कि वो खरबूजे बेचेगी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो पाई, और वो बाजार में सिर पर चादर लपेटे हुए और सिर को घुटनों में टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी, खरबूजे बेच नहीं पा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, बताओ, वो इतना दुख है उसको, कितनी दुखी है वो, और मजबूरी में उसे इतने दुख के बावजूद भी बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा, लेकिन लोग नहीं समझ रहे और लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, उसे पत्थर दिल कह रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि उसे बेटे की मृत्यु का कोई दुख नहीं है, ठीक है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। हाँ, ये बता रहे हैं कि पुत्र वियोगिनी मतलब इसको पुत्र का वियोग हो, पुत्र से जो दूर हो गई हो, उसके दुख का अगर अंदाजा लगाना हो, तो उसके लिए लेखक अपने पड़ोस के में एक पुत्र की मृत्यु हो जाने पर एक माता के दुख की बात सोचने लगता है कि वो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो वो 2.5 महीने तक क्या हुआ था कि पलंग से नहीं उठ पाई थी, इतनी दुखी हो गई थी वो। और हर 15-15 मिनट में जैसे उसको पुत्र वियोग का याद आता, वो उसे मूर्छा आ जाती थी, वो
बेहोश हो जाती थी और जब मूर्छा नहीं आती थी तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। मतलब 2.5 महीने तक उस महिला का ये हाल रहा था। तो लेखक कहता है कि ये होता है पुत्र वियोग, तो क्या उस बुढ़िया को नहीं होगा पुत्र वियोग का दुख? ठीक है ना, तो वो भी बहुत दुखी थी, लेकिन मजबूरी थी उसकी। बता रहे हैं कि 2-2 डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे, जो लेखक के पड़ोस की महिला थी, ठीक है। और हरदम बुखार के कारण या किसी वजह से बीमार होने की वजह से बर्फ उनके सर पर रखी जाती थी और लोग जो थे, शहर भर के लोगों के मन भी उस पुत्र शोक को देखकर द्रवित हो उठे थे, मतलब बहुत ही दुखी हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। हाँ, लेखक कह रहे हैं कि जब कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सूझता नहीं कि क्या किया जाए, तो कदम बेचैनी से तेज हो जाते हैं। और लेखक का भी वही हाल था कि कुछ सूझ नहीं पा रहा था कि कैसे उस बुढ़िया के दुख को कम कर सके या सही से जान सके, कि कुछ भी कर पाए, वो नहीं कर पा रहा था। तो बेचैन हो रहा था और उससे उसके कदम तेज हो रहे थे, ठीक है। और फिर इस हालत में भी नाक ऊपर उठाए, मतलब क्योंकि वो झुक नहीं पा रहा था, वो जान नहीं पा रहा था, उसकी पोशाक आड़े आ रही थी, तो इसलिए वो नाक ऊपर उठाए लोगों की ठोकरें खाता चल रहा था और सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, ठीक है। तो लेखक ये सोचता है कि दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। जो व्यक्ति गरीब है या निम्न श्रेणी का है, उसे तो दुखी होने का भी अधिकार नहीं है, कि अगर उसको कोई दुख है, किसी प्रकार की पीड़ा है, तो वो उसको भी सही से मना नहीं सकता, एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति, ठीक है। उनको जितना मर्जी दुख हो, लेकिन उनको ये अधिकार ही नहीं मिला कि वो अपने दुख को भी सही से मना पाए या वो दुखी हो सकें, क्योंकि उनकी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं और उनको परिवार के निर्वाह का पहले देखना पड़ता है और दुख को पीछे छोड़ देना पड़ता है। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।